औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर की तालबात, अगला जो टॉपिक हमने पढ़ना है, हम असल में वो फैक्टर शुरू किए हुए थे जो रिएक्शन की रफ़्तार पर असरानंदाज होते हैं चैप्टर नंबर 11 में। उनमें से हमने कुछ पढ़े, नेचर ऑफ़ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ़ रिएक्टेंट्स, सरफेस एरिया, लाइट, और अब है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है, कुलियंस बढ़ जाती हैं जिनको हम इफ़ेक्टिव कुलियन कहते हैं। कुलियन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, टकराने की शिद्दत। नतीजा क्या होता है कि ज़्यादा मालिक्यूल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हासिल करते हैं, और जब ज़्यादा मालिक्यूल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हासिल करेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि रिएक्शन जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। इसको उसने छोटे से एक ग्राफ से बताया है कि ये एक टेम्परेचर है T1 और एक टेम्परेचर है T2। अगर आप किताब में देखें तो T1 पर जो शेडेड एरिया है, असल में ये शेडेड एरिया वो एरिया है, उन मालिक्यूल की तादाद है जिन्होंने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हासिल किया है, जिन्होंने विच हैव एक्वायर्ड द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो हम देखते हैं कि T1 पर ये शेडेड एरिया थोड़ा है और T2 पर ये शेडेड एरिया ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से इफ़ेक्टिव कुलियन बढ़ी हैं और उन मालिक्यूल की तादाद बढ़ी है जिन्होंने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हासिल किया है। तो थोड़ा सा इस ग्राफ में ज़रा सही भी करना है कि ये जो T2 का एरिया है, जैसे मैंने यहाँ बढ़ाया हुआ है, इस एरिया को ज़्यादा होना चाहिए और T1 के एरिया को कम होना चाहिए। तो अब हम इसके अल्फाज देखते हैं कि कुलियन थ्योरी एक टकराने की थ्योरी है। ऑफ रिएक्शन रेट कन्विंसेस अस दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कुलियन among the reactant molecule. Anything that can increase the frequency of कुलियन, जो कुलियन फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सके, should increase the rate. We also know that every कुलियन does not lead to a reaction. हम कहते हैं हर कुलियन रिएक्शन की तरफ नहीं जाती, इफ़ेक्टिव कुलियन का होना ज़रूरी है। For a कुलियन to be effective, the molecule must possess the activation energy and they must also be properly oriented. For nearly all the chemical reaction के लिए activation energy is quite large, and at ordinary temperature very few molecule, चंद एक molecule हैं जो moving fast to have this minimum energy. All the molecule of a reactant do not possess the same energy at a particular temperature. Most of the molecule will possess average energy. A fraction हिस्सा of total molecule will have energy more than the average energy. एक थोड़ा सा हिस्सा होगा जिनकी एनर्जी एवरेज एनर्जी से ज़्यादा होगी, और ये फ्रैक्शन का हिस्सा इज़ इंडिकेटेड एज शेडेड एरिया. As the temperature increases, the number of molecule in this fraction also increases. There happens a distribution of velocities. The curve at temperature T2 has flattened. It shows that the molecules having higher energy have increased, बढ़ गए हैं, and those with less energy have decreased. So the number of effective कुलियन increases, reaction rate increases. और हम देखते हैं कि जब temperature of reactant gases is raised by 10 Kelvin, फ्रैक्शन ऑफ मालिक्यूल, वो तादाद विद एनर्जी मोर देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रफली डबल, एंड द रिएक्शन रेट डबल्स. Arrhenius has studied the relationship between temperature, energy of activation and rate constant of a reaction. अब हम 7वां चैप्टर जो है उसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। उसमें जो चौथा सवाल है वो तो सारा सवाल थ्योरी से रिलेटेड है, जिसमें मुख्तलिफ़ तारीफ़ें पूछी गई हैं
सिस्टम, सराउंडिंग, स्टेट फंक्शन, यूनिट्स ऑफ एनर्जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहाँ हीट खारिज हो, एंडोथर्मिक जहाँ हीट जज़ब हो, इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, ये भी टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम को कहते हैं। 5वें सवाल से देखें, यहाँ से देखते हैं कि उसने फ़र्क पूछे हैं, डिफरेंशिएट है बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। फ़र्क ये है कि इंटरनल एनर्जी है टोटल ऑफ ऑल द पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जी, यानी किनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी, दोनों का मजमूआ। और एंथैल्पी क्या है? टोटल हीट कंटेंट, हरारत का ज़ख़ीरा ऑफ ए सिस्टम विच इज़ द सम ऑफ, इसमें दो चीज़ें हैं, इंटरनल एनर्जी भी है और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम, या दूसरे लफ्ज़ों में वर्क। इंटरनल एनर्जी और वर्क का मजमूआ, इसको कहते हैं हीट कंटेंट। वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी है, इसमें वर्क या इसमें प्रेशर वॉल्यूम दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी, ये इजाफा हो जाएगा। मैथमेटिकली इंटरनल एनर्जी क्या है? किनेटिक एनर्जी जमा पोटेंशियल एनर्जी। एंथैल्पी क्या है? E जमा PV। वैल्यू ऑफ E इज स्मॉलर देन H। E जो है इसको ये क्या होगा? H नफ़ी PV। ये जो H लिखा है ये है E जमा PV, तो E क्या होगा? H नफ़ी PV, यानी वैल्यू ऑफ E इज स्मॉलर देन H बाई ए फैक्टर PV। एंथैल्पी में क्या है? H इज इक्वल टू E जमा PV, यानी H इज ग्रेटर देन एंथैल्पी बाई ए फैक्टर PV। फिर क्या है? इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज। असल बुनियादी फ़र्क ये है कि इंटरनल एनर्जी जो है ये क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और जो एंथैल्पी चेंज है वो है एट कांस्टेंट प्रेशर। ये असल में बुनियादी फ़र्क है। द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड बाय ए सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड बाय ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। हमने इंटरनल एनर्जी के लिए क्या लिखा था? डेल्टा E इज इक्वल टू QV। ये एक छोटा सा प्रूफ किया था। और इसके लिए क्या है? QP बराबर है डेल्टा H, या डेल्टा H इज इक्वल टू QP। डेल्टा E क्या है? E2 नफ़ी E1। डेल्टा H क्या है? H2 नफ़ी E1। डेल्टा E क्या है? डेल्टा H नफ़ी P डेल्टा V। और डेल्टा H क्या है? डेल्टा E नफ़ा जमा P डेल्टा V। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, मेन फ़र्क क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट खारिज होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट जज़ब होती है। ये इनका मेन फ़र्क है। इन दिस रिएक्शन हीट इज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम द सिस्टम, इन दिस रिएक्शन हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने ऐसे लिखा था कि हीट कंटेंट प्रोडक्ट की लेस है देन रिएक्टेंट, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट कंटेंट प्रोडक्ट की ज़्यादा है देन रिएक्टेंट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H नेगेटिव है, एंडोथर्मिक में डेल्टा H पॉजिटिव है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म ज़्यादा हैं देन द बॉन्ड ब्रेकेज, लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन में बॉन्ड टूटने वाले ज़्यादा हैं, बॉन्ड बनने वाले कम हैं। बॉन्ड ब्रेकेज इज़ ग्रेटर देन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये मोस्टली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं जो ख़ुद ब खुद होने वाले हैं। जो नॉन स्पॉन्टेनियस हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक की मिसाल हो जाएगी कार्बन जमा ऑक्सीजन CO2, और एंडोथर्मिक की है N2 जमा O2 NO।
स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस ये है कि जो खुद ब खुद हो जाए, एक दफ़ा रिएक्शन को शुरू करें खुद ब खुद मुकम्मल हो जाए। और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, जिसके लिए हमें मुसलसल हीट देनी पड़ जाए, जो खुद ब खुद मुकम्मल ना हो। ए रिएक्शन विल टेक प्लेस ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंट, बाहर से मदद ना देनी पड़े, एंड मूव फ्राम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, नॉन इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ जाए। नॉन स्पॉन्टेनियस में रिएक्शन विच डज नॉट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन एंड नीड्स एक्सटर्नल असिस्टेंट टू कैरी आउट, उसको कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस यूनिडायरेक्शनल है, एक सिमत में होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिवर्स भी हो सकता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक रियल प्रोसेस है या नेचुरल प्रोसेस है, और ये यूजुअली डज नॉट अक्कर इन नेचर। NaOH जमा HCl, NaCl जमा वाटर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। जिंक जमा कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट जमा कॉपर। पानी का फ्लो करना डाउन द हिल, पहाड़ी से। बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलाना। फ्लो ऑफ हीट फ्राम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या है, पंपिंग ऑफ वाटर अप हिल, पानी को चौड़ाई पर ले जाना। फ्लो ऑफ हीट फ्राम कोल्डर पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर टू हॉटर सराउंडिंग। रिएक्शन ऑफ N2 जमा O2 ड्यूरिंग लाइटनिंग। इसके बाद फ़र्क है 8वें सवाल में, ये जो था ये था 5वां सवाल। 6ठा सवाल जो है वो छठा सवाल जो है, ये ऐसा सवाल है इस 5वें का बी पार्ट। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, थ्योरी से मुतल्लिक है। छठा सवाल है स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, अभी हमने इसी का जिक्र किया। बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि अगर एक दफ़ा बर्निंग का अमल शुरू हो जाए तो फिर वो खुद ब खुद जो है ना, मोमबत्ती जब तक ख़त्म नहीं होती वो जलती रहती है। सो इट इज़ ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इज़ इट ट्रू दैट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नेवर हैपन इन द यूनिवर्स? ये ट्रू नहीं है, यूनिवर्स में होता है। एक्सप्लेन इट। इसके बाद प्रूव करें QV बराबर है डेल्टा E, ये हमने थ्योरी में किया है, और QP बराबर है डेल्टा H, ये भी किया है। फिर ये फ़र्क बताना है डेल्टा H और डेल्टा E का। डेल्टा E इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा H एंथैल्पी चेंज है, इसको भी अभी हमने इससे पहले किया है। फिर 8वां सवाल देखें कि डिफरेंस बताएं हीट और टेम्परेचर का, और उनका मैथमेटिकल रिलेशन बताएं। हीट जो है टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टोटल ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। टेम्परेचर जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। हीट को Q से जाहिर करते हैं, टेम्परेचर को T से जाहिर करते हैं। इट इज़ नॉट ए स्टेट फंक्शन, ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, उसको कहते हैं स्टेट फंक्शन। हीट स्टेट फंक्शन नहीं है, जबकि जो टेम्परेचर है वो स्टेट फंक्शन है। हीट की जो यूनिट है वो है जाउल, किलो जाउल, कैलोरी पर मोल, और इसकी यूनिट क्या है, केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड। हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग ग्लास और बम कैलोरीमीटर, और टेम्परेचर को सिंपली मेजर करते हैं थर्मामीटर से। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, जबकि टेम्परेचर जो है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस। 9वां सवाल है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की ये वैल्यू एक जैसी क्यों है? असल में ये जो है ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है 1 मोल पानी की, और जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं
उसमें एक्चुअली जो फॉर्मेशन है वो पानी की है, इसलिए ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं उनकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा सेम होती है। 10वां सवाल, स्टेट द लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री असल में दो हैं, एक फर्स्ट लॉ है, एक सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ सिंपली क्या है कि किसी कंपाउंड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है और किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन में जो एनर्जी खारिज होती है, कंपाउंड को तोड़ने वाली और फॉर्मेशन में खारिज होने वाली, इनकी वैल्यू सेम है। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। जैसा कि सोडियम आयन क्लोराइड आयन ने मिलकर NaCl बनाया, इसकी वैल्यू 787 है लेकिन माइनस में है, और जब NaCl टूटकर सोडियम आयन क्लोराइड आयन बना तो वैल्यू यही है लेकिन अब मुस्बत में है। ये फ़र्क है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हेसिस लॉ का दूसरा नाम है। इसके बाद 10वें सवाल का बी पार्ट ये है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है। ऐसी इक्वेशन जिसमें हम हीट की वैल्यू साथ लिख दें, स्टेट्स भी साथ लिख दें, ये है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। इसकी मिसालें दें, फिज़िकल स्टेट्स यानी लिखना, नंबर ऑफ मोल लिखना और हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, ये तीन बातें लिखना, फिज़िकल स्टेट, मोल्स और हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड। एग्जाम्पल हैं H2O2 से मिलकर पानी का बनना, कार्बन ऑक्सीजन से CO2 का बनना, H2 से H आयन का बनना। 10वें सवाल का सी पार्ट है कि वाई इज़ इट नेसेसरी टू मेंशन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हम फिजिकल हालतें क्यों लिखते हैं और इसको हेसिस लॉ की मदद से जस्टिफाई करें। इसको हम ऐसे रिएक्शन देखते हैं कि ये H2 जमा O2, H2 जमा O2 पानी बना गैसियस हालत में और इसकी वैल्यू है 241.5 किलो जूल पर मोल। इसको हमने जाहिर किया है डेल्टा H से। दूसरी तरफ ये हालतें भी लिखनी है। दूसरी तरफ हमने H2 और O2 हाफ O2 से पानी बनाया लिक्विड, इसकी वैल्यू है नफ़ी 285.8 किलो जूल पर मोल। ये है डेल्टा H1। और H2O लिक्विड से H2O गैस का बनना, ये है डेल्टा H2 और इसकी वैल्यू है 44.3। ये मुस्बत में है, देनी होती है। तो क्या है कि डेल्टा H1 बराबर है डेल्टा H2 जमा डेल्टा H3, डेल्टा H1 जमा डेल्टा H2। अब ये वैल्यू कितनी है 241.5, ये कितनी है 285.8 और 44.3 नफ़ी कर दें तो दोनों केसेस में जवाब यही 241.5 आएगा। ये हमने इससे हेसिस लॉ को प्रूफ किया है। तो हम देखते हैं असल में ये है कि असल में बताना हमने ये है कि फ़िज़िकल हालतें बदलने के साथ, जब फ़िज़िकल हालतें बदलती हैं तो हीट की वैल्यू बदल जाती है। पानी लिक्विड अगर बनाया जाए तो हीट ज़्यादा खारिज होती है, लेकिन पानी गैस बने तो कम हीट खारिज होती है। वजह क्या है कि वाटर लिक्विड से वाटर गैस का जो बनना है ये अमल एंडोथर्मिक है। इसमें हमने हीट जज़ब होती है, हीट देनी होती है, इसलिए
यहाँ ज़्यादा हीट मिली है और यहाँ थोड़ी हीट मिली है। इसके बाद 10वें के बाद फिर 11वां सवाल जो है और 12वां सवाल। 11वां सवाल फिर हेसेस लॉ है, एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल। थ्योरी से रिलेटेड सवाल है। हेसेस लॉ से कैसे हीट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं जो हम नॉर्मली नहीं लेबॉर्ट्री में निकाल सकते। वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वाली मिसाल है हेसेस लॉ में, वो दी जाएगी। 12वां सवाल है लेटिस एनर्जी, बॉर्न-हैबर साइकिल, कैलकुलेट द लेटिस एनर्जी ऑफ NaCl। ये बॉर्न-हैबर साइकिल में इसी को निकाला हुआ है। जस्टिफाई दैट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इज द सम ऑफ ऑल द अदर एंथैल्पी। हम देखते हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl बराबर है क्या किसके भला, हीट ऑफ सब्लिमेशन जमा हीट ऑफ आयोनाइजेशन जमा इसके बाद हीट ऑफ डिसोसिएशन है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, फिर लेटिस एनर्जी है। तो 1 स्टेप की वैल्यू और 5 स्टेप की जो वैल्यूज़ है ये दोनों केसेस में सेम आती है। इस बात को हमने जो बताना है ये है हमारा जस्टिफिकेशन इस सवाल की। इससे आगे जो 13वें सवाल से हैं वो हमारे प्रॉब्लम है और वो फिर हम नेक्स्ट टाइम कल इंशाल्लाह उनको फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे।